नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उस विवादित ट्वीट पर जो दिया गया और कहीं ना कहीं एक वर्ग की आस्था पर ठेस पहुंची। लगातार लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि वकील पक्ष किस तरह से देखते हैं। उनकी भी बात जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिन महिला ने ये ट्वीट किया है वो पेशे से एडवोकेट हैं। अब इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिनव शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से आप देखते हैं जो एक लॉ सिखाने वाली हैं, लॉ को बताने वाली हैं, कहीं ना कहीं जब वो ही लॉ का खंडन करने पर आ जाए, किस तरह से देखेंगे? देखिए रतीश जी, पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको जी कि आपने मुझे एड्रेस किया एज ए बार प्रेसिडेंट। जी आपकी इन्फॉर्मेशन और पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी एक इलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जी और अपना ऑफिस ऑलमोस्ट उनको हैंड ओवर कर दिया है, जी क्योंकि मेरा टर्म था 1 साल का जी एज ए बार प्रेसिडेंट, which had expired on 4th of April 2020. जी But before my term could expire, कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से कोर्ट्स क्लोज हो गई। तो मुझे खुद भी लग रहा था कि आई एम होल्डिंग ओवर द ऑफिस, मेरे कई मेंबर्स को भी लग रहा था, लेकिन इलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने देखा कश्मीर वालों ने इलेक्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन मैंने इलेक्शन कमेटी 15 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, तो वो इलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं। बेटर रहेगा अगर आप मुझे फॉर्मर प्रेसिडेंट ही एड्रेस करें। जी बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप सवाल किस तरह से? देखिए रति जी, ऐसा है जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि वकील जो दूसरों को सिखाता है, जी वकील दूसरों को तब सिखाता है जब वो पहले खुद सीखे। जी पहले वो लॉ स्टूडेंट होता है, फिर लॉ कंप्लीट करने के बाद वो किसी सीनियर के अंडर जूनियरशिप करता है। दैट इज द लर्निंग प्रोसेस, इनिशियल लर्निंग प्रोसेस। देयर आफ्टर जब वो इंडिपेंडेंट होता है, तब भी मतलब ये नहीं होता कि उसको सब कुछ आता है। जो हमारा एक प्रोफेशन है, चाहे लॉयर हो चाहे जज हो, टिल द लास्ट मोमेंट दे कीप ऑन लर्निंग। सो वी हैव नो राइट एंड लाइसेंस टू टीच एनीबॉडी, राइट? तो जो आप विवादित बयान की ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा था वो ट्वीट। मेरा भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये था कि हम समझ सकते हैं कि कोई एक कॉमनर, आम आदमी जिसका लॉ से कोई वास्ता नहीं है, अगर वो ऐसे ट्वीट करे तो समझ आता है कि गलती से कर दिया होगा। हम एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट, एज ए वकील कई लोगों को डिफेंड करते हैं कोर्ट में जिन्होंने क्राइम कमिट किया होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पता नहीं होता उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। हमारा एडवोकेट्स एक्ट हमें कहता है कि आपने ये डिटरमिन नहीं करना कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब तक वो क्राइम इस्टेब्लिश नहीं होता कोर्ट में, ही इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट। तो इसीलिए हम मर्डर केसेस भी लेते हैं, रेप केसेस भी लेते हैं, सारे केसेस लेते हैं। अगर हम केस ना करें तो हमारे एडवोकेट्स एक्ट में लिखा है दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो मेरा कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि आम आदमी, एक कॉमनर ऐसे ट्वीट करे तो गलती की गुंजाइश समझ आती है, लेकिन एक प्रोफेशनल लॉयर जब ऐसी गलती करे तो गुंजाइश रहती नहीं। तो मेरी भी फर्स्ट रिएक्शन यही थी कि ये ट्वीट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था। और इस ट्वीट की टाइमिंग जो थी, पहले तो बात है ट्वीट है ही गलत, टाइमिंग इज एब्सोल्युटली इनएप्रोप्रिएट। मतलब एक आप विशेष धर्म के लोगों को एक ऐसे टाइम पे उनके सेंटिमेंट्स आप हर्ट कर रहे हैं, जिससे रिएक्शन ऑब्वियस थी। अब मैंने देखा वो 2-4 दिन पीछे मीडिया में कह रही थी कि मेरे पे अटैक हो रहे हैं, लोग घर के आगे धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं ये पूछता हूं उनसे
जब रसाना इशू हुआ था जिसमें ये एडवोकेट्स थे, उसके बाद इनको थोड़ी पब्लिसिटी मिली। ये कहाँ कहाँ नहीं गई, ये जंतर मंतर गई। इन्होंने नारे किसके खिलाफ मारे? जब वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक इंसान को अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, जैसे वो क्लेम कर रही हैं, ठीक? तो ऐसे ही जनता को भी अधिकार है, और मीडिया को प्रेफरेंशियल राइट होता है, क्योंकि मीडिया की ड्यूटी भी होती है। तो जब ये जंतर मंतर गई, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहां थे, कांग्रेस के लोग वहां थे, राइट, लेफ्टिस्ट वहां थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वहां थे। मैं कह रहा हूं, देखिए, जब आपकी बैकग्राउंड ऐसी हो, आपकी एक्शंस ऐसी हो, आप फ्रीक्वेंटली कंट्रोवर्शियल बयान दें, तो लोगों को एक मौका मिलता है आपके खिलाफ बोलने। सर, जिस तरह से आपने भी कहा, और ये बात सही भी है कि एक पर्टिकुलर, पर सर रेप का क्या कोई किसी धर्म से विशेष नाता हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है, एक रेप एक महिला का होता है, और पहले भी अगर याद होगा, एक चीज़ होती थी जिसमें उसको बार बार उसी पीड़ा से गुजरना पड़ता था, चाहे वो पुलिस स्टेशन जाए, चाहे वो वकील के पास जाए, बार बार उसको अपनी वो दर्द बयान करना पड़ता था। बट अब उसको धर्म के साथ में देखा जा रहा है कि ये धर्म के विशेष लोग कर रहे हैं। क्या धर्म का नाम लेकर कम्युनल राइट्स को बढ़ाने की बात यहाँ पर अब नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है, रेपिस्ट इज ए रेपिस्ट अंडर लॉ, irrespective of his religion, be it whether he is a Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Buddhist, रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है। रेपिस्ट अगर आप देखें, दो तीन तरह के रेप होती हैं। एक होते हैं गैंग रेप, एक होते हैं ऑर्डिनरी रेप्स। कुछ रेप्स अर्बन एरिया में होते हैं, कुछ रूरल एरियाज में होते हैं, और कुछ ऐसे इनसेंसिटिव, इतने सीरियस रेप्स होते हैं, जैसे निर्भया केस ले लीजिए आप। ऐसे इस कड़ी में बड़े केसेस हैं। जो लोग ऐसे रेप कमिट करते हैं, वो इंसान नहीं होते, उनकी सोच और नॉर्मल नहीं होती, उनको ऑब्सेशन होता है। जैसे आप एक गैम्बलर को गैम्बलिंग का ऑब्सेशन होता है, एक शराबी को शराब का ऑब्सेशन होता है, एक करप्ट ऑफिसर को करप्शन की ऑब्सेशन होती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई लत लग गई है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। जो जिनको ऑब्सेशन हो गई हो शराब पीने की या करप्शन करने की या रेप करने की, वो इंसान नॉर्मल नहीं होता। लेकिन जो कूल माइंड सोच समझ के रेप करता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है, राइट? तो इसलिए रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप इन एक्टिविटीज में इनकलकेट करें, इंडल्ज करें। ना ही हिंदू धर्म सिखाता है, ना मुस्लिम धर्म सिखाता है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। लेकिन जब आप ऐसे ट्वीट करें, ऐसे इंसिडेंट्स को एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ें आप उसको, और उसके बाद समझ आती थी बात, अगर ये सिर्फ हिंदू रिलीजन की बात भी करती कि ऐसा होता है और ये टाइमिंग नहीं होती, लोग सोचते कि क्या ये कहने का मतलब क्या है। लेकिन उसके साथ ही आपने आधी स्क्रीन पे ईद का वो मिठाई क्या कहना चाहती थी, किस डायरेक्शन में ये लोगों को लेना चाहती थी। मैं समझ सकता हूं, वो तब भी क्राइम होता अगर ईद उसके साथ नहीं जोड़ी होती, ये तब भी क्राइम होता। लेकिन आपने खुद धर्मों को जोड़ा है। दीपिका टुसू जी ने खुद धर्मों को जोड़ा है। क्या जरूरत थी हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों को साइमल्टेनियसली स्क्रीन पे दिखाने की? जी, पर उन्होंने जब हमारे साथ इंटरव्यू में बात की, तो उन्होंने ये बात क्लियर की है कि मैं रेप होते आए हैं, और क्या आपको रेप होने पर आपको गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा नहीं, हमें भी गुस्सा आता है। पर उसके बाद उनका ये बात कहना था कि जो मैंने ट्वीट किया है, इस पर मुझे कोई भी गिलानी नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये बात कह देना गलत है या सही है कि उनको तो कोई गिलानी ही नहीं है, जब इतनी ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, और ये बात भी है कि लोग की सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए हैं? देखिए रति जी, ऐसा होता है जब आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, तो लोगों को कोई इशू चाहिए अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। कई लोग डेलिबरेटली ऐसे
रिमार्क्स देते हैं, ऐसे कमेंट्स देते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं ताकि मीडिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, पब्लिक की जो अटेंशन है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। मैं तो ये सोचता था कि इतनी इंपॉर्टेंस उनको देनी नहीं चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है अपने धर्म पे। बीइंग ए हिंदू, मुझे अपने धर्म पे गर्व है, मुझे अपने आप पे गर्व है। बट बीइंग ए हिंदू, मेरी ड्यूटी बनती है एज ए इंडियन सिटीजन, मैं मुस्लिम धर्म की भी उतनी रिस्पेक्ट करूं। लाइकवाइज एक मुस्लिम, उसको भी अपने आप पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए और हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा देश है, यहाँ पे अब हर 20-25 किलोमीटर के बाद आपको लैंग्वेज में फर्क दिखेगा, पहनावे में फर्क दिखेगा, प्रोनाउंसिएशन में फर्क दिखेगा। अगर मैं डोगरा हूँ, मैं जम्मू सिटी में रह रहा हूँ, आप सांबा चला जाइए, डोगरी की टिंच, डोगरी की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। आप कठुआ चले जाएंगे, डिफरेंट है। बिलावर चले जाएंगे, डिफरेंट है। रामनगर चले जाएंगे, डिफरेंट है। लेकिन सभी डोगरे हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं। हम देखिए, ये देश बहुत महान देश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें पहले अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, ठीक, अलग अलग बोली, अलग अलग कम्युनिटीज बीच में। आप गुजर देख लीजिए, गुजरों में पहाड़ी गुजर, दूसरे गुजर। इस देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक। और जब कोई इस देश को अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, ऐसे लोग इस देश को चलने में या चलाने में बाधा क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब कई लोग सामने आ रहे हैं, लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। कई लोग तो रोज दिखा रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे घर के सामने आकर, अलग अलग तरीके से, पर कई लोग लीगल एक्शन लेना चाहते हैं। किस तरह से लीगल एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि अभी भी अगर कहा जाए तो 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट जा चुकी है। अगर लोग लीगल एक्शन लेना चाहें तो किस तरह से लें? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मुझे उस दिन कम से कम भी कोई सोफ होना है यहाँ पे कि अभिनव शर्मा जी, आप प्रेसिडेंट हो J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो आप अपने मेंबर पे एक्शन क्यों नहीं लेते? लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था, मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं, शायद सरदार सुरेंद्र सिंह जी थे या कोई और प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मैडम दीपिका ठुसू को J&K हाई कोर्ट की बार मेंबरशिप से, एसोसिएशन की बार मेंबरशिप से एक्सपेल कर दिया। जो हमारा मेंबर ही नहीं है, हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। जो एक जर्नलिस्ट ही नहीं है या प्रेस क्लब का मेंबर ही नहीं है, प्रेस क्लब की मैनेजमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये फ्रीलांसर हैं, ये कुछ भी बोले, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन लॉ का कंट्रोल पूरा है। एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, आप चाहे लॉयर हैं, चाहे एक कॉमनर हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन की भी उतनी ही ड्यूटी बनती है लॉ को रिस्पेक्ट करने की जितनी वकील की है। और मैं एक स्टेप आगे जाके कहूंगा, एक एडवोकेट की, एक लॉयर की, एक वकील की ड्यूटी ज्यादा बनती है, उसका दायित्व ज्यादा है कानून की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो कानून पढ़ चुका है, जजिस को कानून सिखाने की कोशिश करता है, जिनको कानून के अंदर इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ देने के लिए वो केस एक्सेप्ट करता है, फीस चार्ज करता है, ठीक, तो उसकी ड्यूटी ज्यादा बनती है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि अगर ये क्राइम है, ये तो क्राइम ऑब्वियस है, ये क्राइम लग रहा है, ये क्राइम है, तो इसमें देखिए ऐसा है, जरूरी नहीं है कि कोई कंप्लेंट ही करे। ये कहीं नहीं लिखा है कानून में, CRPC में। फर्ज करो अगर कोई कत्ल होता है, जब तक कोई पुलिस ऑफिसर को जाके वहां पे रिटन एप्लीकेशन नहीं दे, इसका मतलब ये नहीं है केस नहीं रजिस्टर होगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आप भी दे सकते हो सोर्स। मीडिया रोज हाईलाइट कर रहा है, दिस इज आल्सो सोर्स। न्यूज़पेपर हाईलाइट कर रहे हैं, सोर्स है, राइट। वीडियोज आ रहे हैं, सोर्स है। तो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो SHO की होती है, दैट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बेस पे भी FIR लग सकती है। सर, पुलिस का अब क्या स्टेप बनता है जब इस तरह का कोई केस सामने आता है? पुलिस को किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए?
देखिए, मैं पुलिस को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में पुलिस को भी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करने की काफ़ी हद तक इजाज़त नहीं है। देखिए, जब आप कोई केस देखते हैं, किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की बहू सुसाइड करती है, तो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लगते हैं। लड़की के माता पिता या भाई बहन या उसके रिश्तेदार कहते हैं डोरी डिमांड करते थे, इसलिए लड़की ने सुसाइड कर लिया, जिसको बोलते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि हरासमेंट की वजह से उसको अबेट किया गया, उसको प्रोवोक किया गया, उसको इंस्टिगेट किया गया सुसाइड करने के लिए। लड़के वाले कुछ और स्टोरी सुनाते हैं, कई बार वो कहते हैं जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, लड़के को पता चल गया, झगड़ा होता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी नतीजे पे आ सकती है कि क्या ये डोरी डिमांड का केस था या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस था, ठीक। लेकिन जब तक पुलिस उस नतीजे पे आए उसमें टाइम लगता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लगते हैं। लेकिन प्रेशर दोनों साइड से होता है। लड़की वालों की साइड से होता है जी आप लड़के वालों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, लड़के वालों से होता है जनाब आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस था। तो ऐसे पुलिस इंडिपेंडेंट ओपिनियन पुलिस का होना चाहिए। पब्लिक क्या कहती है वो नहीं देखना, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि अगर क्राइम हुआ है शी शुड बी बुक्ड, राइट। ये नहीं देखना कि उसने किस रिलीजन को टारगेट किया, किस रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, चाहे वो हिंदुओं के रिलीजन को सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, चाहे वो मुस्लिम्स के किया, वो लॉ दोनों के लिए बराबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेशर्स एंड पुल्स, पब्लिक ओपिनियंस, मीडिया का भी रोल बनता है कि वो भी बिल्कुल न्यूट्रल अपना रोल प्ले करे। जैसे आप देखिए एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब अर्नब गोस्वामी पे आ गया है। आज मैं अभी न्यूज देख रहा था, बॉम्बे पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने उनको 91 सेक्शन सीआरपीसी के अंडर समन इशू किया है कि आप आ जाइए, ये एक्सप्लेन करिए कि आपके ऑफिस में कर्टन्स कितने के आए हैं, लैपटॉप कितने के आए हैं, एसीज कितने लगे हैं, कारपेट कितने का परचेज किया, फर्नीचर कितने का परचेज किया। दिस इज कॉल्ड मिसयूज ऑफ पावर, राइट। तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो इस ट्वीट को माइन्यूटली चेक करे और अगर इस पे उनके मुताबिक क्राइम बनता है शी शुड बी बुक्ड। सर एक चीज़ ये भी जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है जब ऐसा ही कम्युनल राइट्स बनने वाले थे, उसको संभाल लिया गया था पुलिस द्वारा, पुलिस ने संभाल लिया, पुलिस ने उनको बुक्ड कर लिया। अब कहीं लग रहा है आपको कि वो थोड़ी देरी हो रही है? देखिए, वो उस केस से भी मैं एसोसिएटेड था जी। कुछ लड़कों ने ट्वीट किया था जी, किसी पर्टिकुलर संगठन के लड़के थे वो, उनके खिलाफ एफआईआर लगी थी, उनकी बेल भी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन उनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन 4-5 दिन शिफ्ट किया जी, जो गैर कानूनी है। जब बेल हो गई है तो उसको आपने छोड़ना है जी। लेकिन ठीक है, आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को मतलब आप रोक सकते हैं जी, लेकिन डिटेन नहीं कर सकते इलीगली जी। और आपकी बात ठीक है, अगर वहां पे आपने इतनी स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया, बिल्कुल सेम यार्डस्टिक्स यहां भी अप्लाई करते हैं, सेम यार्डस्टिक्स यहां भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पुलिस एक वाइट पेपर इशू कर दे कि हमने इसको एग्जामिन किया है, ये क्राइम नहीं बनता जी, कोई स्टैंड तो उनको लेना पड़ेगा जी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस को इंडिपेंडेंट न्यूट्रल रोल जो प्ले करना चाहिए। सर अब मेरा एक सवाल उनसे रहेगा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि अब ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे जब भी कोई भी बात सामने आती है या कोई बड़े बड़े ट्वीट सामने आते हैं, कोई अलग सा बयान सामने आता है, जिस तरह से भी थोड़े दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का सामने आया था, तो ऐसा लगता है कि कोई राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अब यहाँ से मतलब एक लॉयर का पाथ चेंज होकर, एक एडवोकेट का पाथ चेंज होकर एक कोई पार्टी में जाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, लोगों के बीच में लाइमलाइट में लाने का एक साधन हो सकता है? ये एक बीजेपी स्पोक्स पर्सन से सवाल है।
ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। जी मैंने आपको बीच में कहा आइडेंटिटी क्राइसिस। जी देखिए ऐसा होता है, जो कोई पॉलिटिक्स में आता है जी या आने का विचार रखता है, उसकी कोशिश होती है उसको मीडिया हाइप मिले, जी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है। मैं भी पॉलिटिक्स में भी हूँ। जितनी दौड़ और जितनी मेहनत आपको ज़मीन पे लोगों के साथ पर्सनली टच करने में लगानी पड़ती है, उससे 10 गुना कम सोशल मीडिया पे लगानी पड़ती है। तो ये एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है कि अगर आपने पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स करनी है, और रोज़ इंटरव्यू दे दो। मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँ, इंटरव्यूज़ दो आप, लेकिन कोई ऐसी बात मत करो जो आपकी कॉन्शियंस अलो नहीं करती है। जी राइट? बिल्कुल। वो बात करो जो सच हो। जी देखिए, जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे पता है नीचे कमेंट्स आते हैं। जी बिल्कुल। ठीक? बिल्कुल। अब मुझे ये भी पता है कि मैंने अगर अच्छे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स लेने हैं तो मुझे क्या बोलना है। जी कई बार झूठ बोलो तो अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। जी लेकिन मैं आपसे क्लियर कर दूं, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। जो सच्चाई होगी मैं वही बोलूंगा, कमेंट्स चाहे नेगेटिव आए। एक बार तो ऐसा हुआ था जब जे.एन.के. बैंक एसोसिएट्स का, आपने भी बड़े इंटरव्यूज किए मेरे, जी आई हैड ए स्लिप एट माई रेजिडेंस, जी मुझे फ्रैक्चर हुआ। बिल्कुल। राइट? जी चूंकि मैंने एक स्टेटमेंट ऐसी दी जो सच्ची थी, जी मैंने ये कहा कि ये सिलेक्शन इसलिए क्वाश हुई, उसका एक रीजन ये भी था कि उसमें रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई नहीं किए थे जो अब किए गए हैं। एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिली थी, और एससी लोग कहाँ हैं ज़्यादा? जम्मू डिवीजन में। और अगर एससी की पोस्टें अब एडवर्टाइज हुई हैं बैंकिंग एसोसिएट्स या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, तो कहाँ के बच्चे लगेंगे? जम्मू डिवीजन के। 3-4 कमेंट ऐसे आए कि बाजू क्यों टूटी है, इसकी गर्दन भी टूटनी चाहिए थी। लेकिन मैंने वही स्टैंड उसके बाद 10 इंटरव्यूज दिए, वही रखा, और वो हुआ। आज जो एडवर्टीजमेंट निकली है जिसको हाई कोर्ट ने टेम्पररी स्टे किया है, उसमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। अब बताओ, अगर 800 या 1000 बच्चे लगने हैं तो कितने परसेंट है शेड्यूल कास्ट? 8% या बाद में 4% हुई, या 8%? कितने परसेंट हुई? तो मीडिया को भी वो बात करनी चाहिए, वो बयान देने चाहिए मीडिया के सामने जो सच्चाई है। कमेंट्स पे छोड़ दो। कमेंट आज नेगेटिव है, कल पॉजिटिव हो जाएंगे। राइट? मुझे पता है आज अगर हम जम्मू की जनता का देखें 4G के खिलाफ, ये अगर 4G नहीं, अगर आपने 4G के हक में बोला कि आना चाहिए, तो आपको 100% कमेंट आपके फेवर में आएंगे। अगर आप ये कहें कि 4G जो है वो बीजेपी नहीं ला सकती, 4G जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं ला सकते, 4G जो है वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी नहीं ला सकते, वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ये इनपुट्स देती हैं ऊपर कि जनाब ये नहीं चलना चाहिए, तो कोई मंत्री भी उन इंटेलिजेंस इनपुट्स को साइडलाइन नहीं कर सकता। ये सच्चाई होती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं। 4G से मेरे ऑफिस का काम खराब हो रहा है, नहीं होने से मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, सबकी हो रही है। लेकिन ये एक डिफिकल्टी है। लेकिन अब ये मैं कहूं नहीं जी भारत सरकार गलत है, मैंने ये कहा कि इसको रिव्यू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने उधमपुर में चलाया, अगर आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट में चलाया, एक टेस्ट आप जम्मू में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बात करने का ढंग होता है, लेकिन ये नहीं कि बात लोगों को खुश करने के लिए आप ऐसी स्टेटमेंट दे दो जिसका ना कोई सर हो ना पैर हो। दूसरा, अब टोल प्लाजा है, मुझे पता है आजकल अगर आप कुछ ऐसी बात करें तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसी करें तो ऐसे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी सभी को यही रिक्वेस्ट है, बात वो करें जो सच्चाई है। जनता का हक है आपके खिलाफ कमेंट देने का, आपकी ड्यूटी बनती है आपके खिलाफ कमेंट सुनने की। देखिए, जो पब्लिक लाइफ में होता है, लीडर होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है, उसके कर्मों में लिखा होता है गालियां खाना। मोदी जी ने अभी पीछे कहा था, एक सरदार जी ने कोई क्वेश्चन पूछा, मोदी जी आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? उन्होंने कहा कि मैं सुबह 1 घंटा योगा करता हूँ।
सरदार जी ने कहा, वो स्टूडेंट था, जी टेक्नोक्रेट था, जी कि सर मैं भी 1.5 घंटा योगा करता हूँ, जिम में जाता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मेरी 28 साल एज आप। उन्होंने कहा मैं 2-2.5 किलो गालियाँ भी खाता हूँ रोज, जो मेरी किस्मत में लिखा है। ठीक जी और जो गालियाँ निकाल रहे हैं उनकी किस्मत में गालियाँ निकालना लिखा है। आप देखिए बदकिस्मत कौन है और खुशकिस्मत कौन है, गालियाँ निकालने वाला या गालियाँ खाने वाला। पब्लिक लाइफ में जाना है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस आपने विन करना है। जब पब्लिक को लगता है तो कि आप पूरे नहीं उतर रहे, पब्लिक का राइट बनता है आपको मुझे ऐसा क्रिटिसाइज लगता करने है का। जो इस तरह से पॉलिटिशियन बनते हैं, क्या वो हाई लेवल तक पहुंच पाते हैं? देखिए चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट पॉलिटिक्स में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैंने अपना स्टैंड नहीं चेंज करना, जो सच्चाई है वही बोलनी है। क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज माय ब्लैक कोट्स। पॉलिटिक्स जो मैं कर रहा हूँ वो, देखिए आपने जब जनता की सेवा करनी है, ठीक, जनता की सेवा करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, राइट। राजा महाराजा भी अपने खजानों से अगर पैसा खर्च करके जनता की सेवा करें, 1-2 साल में वो खजाने खत्म हो जाते हैं, ठीक। और ये पब्लिक जो मनी होती है, एक्सचेकर होता है, इसका हक जनता का इसके ऊपर होता है। जब आप पब्लिक में आते हैं, पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में, मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जो पब्लिक का एक्सचेकर हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक। तो ये सच्चाई से, ईमानदारी से पॉलिटिक्स हो सकती है। ये मिथ है कि सच्चाई से पॉलिटिक्स नहीं। कौन कहता है कि सरदार मनमोहन सिंह जी झूठे पॉलिटिशियन थे? कमजोरियां थी उनमें, जैसे उनको रबर स्टम्प कहा जाता है, HMV, हिज मास्टर्स वाइस। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो करप्ट थे, जी। किसी ने ये नहीं कहा कि वो ऑनेस्ट नहीं थे, जी। वीक कहा होगा, HMV कहा होगा, हिज मास्टर्स वाइस कहा होगा। मोदी साहब को किसी ने कहा? कह सकता है कोई? सच्चाई से भी पॉलिटिक्स हो सकती है। अब ये ओपोजिशन का काम होता है कि मोदी साहब ऐसी बातें करते हैं। मैंने अभी आपको कहा, इस मुल्क को चलाना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करनी थी, पर क्या आपको पब्लिक के सेंटीमेंट हर्ट करने का अधिकार फिर भी किसने दे दिया? क्योंकि पब्लिक ही पॉलिटिशियन को हाई लेवल तक लेके जा सकता है, और पब्लिक ही है जो पॉलिटिशियन को उस लेवल पर भी ला सकता है जिस लेवल पर उनको शायद कोई भी नजर ना आए। अगर इन शॉर्ट कहें तो कहीं ना कहीं सर ने भी आपको बता दिया कि पुलिस का भी थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए, और कौन कंप्लेन कर सकता है कौन नहीं, ये भी सर ने आपको बताया है। अगर आप लोग भी कोई कंप्लेन या कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम कुछ बोलने वाले नहीं होते, तो आप लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सर ने इस चीज़ को पूरी तरीके से बयान किया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर फिर भी हम लास्ट में कंक्लूजन में भी अगर कहना चाहें तो यही कहेंगे कि ये ट्वीट गलत था, और ये ट्वीट ने बहुत ज़्यादा लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट किया है और अभी भी कर रहा है, क्योंकि आपको कोई भी गलानी इस बात को लेकर नहीं है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।